We are given here an important question from WBJEE, and this is a question on the pattern of WBJEE from the topic of errors in units and dimension and error of class 11. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड इज 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज एरर हमें दिया गया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ में 2% और टाइम पीरियड में 1%। यहाँ पे एरर है हमारे पास। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इफ जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आता है ये हमें निकालना होगा। तो फॉर टेकिंग इट आउट वी नीड टू फाइंड द एट फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। कि आपको पता होगा कि आप देखो कि आपके पास जी दिया है, आप देखो कि आपके पास यहाँ पे जी दिया है, आपके पास यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे आपके पास लेंथ दिया है। तो जी एल और टाइम पीरियड ये लगा के एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। आपको पता होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और अगर हम इसको टी स्क्वायर ऐसे करते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया यहाँ पे, ताकि ये रूट ओवर जो है रूट ओवर एल बाई जी ये हट जाए रूट ओवर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप देखो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये ऑलरेडी आ गया हमारे पास। और जी को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास जी का वैल्यू। सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। सो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा तो हमें निकालना होगा डेल्टा जी बाई जी। तो डेल्टा जी बाई जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू प्लस माइनस कुछ भी एरर में आ सकता है, मतलब एरर में पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर दोनों आ सकता है। तो प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि देखो एल है यहाँ पे फॉर्मूले में, तो डेल्टा एल बाई एल, लेकिन इसमें हम प्लस भी करेंगे डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। लेकिन अब देखो कि टी के जो पावर में एक्सपोनेंट में यहाँ पे 2 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा टी बाई टी। सो ये हमारे पास आ गया डेल्टा जी बाई जी का जो फॉर्मूला आएगा, मतलब परसेंटेज एरर का। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखो कि डेल्टा एल हमें ऑलरेडी दिया है 2%, मतलब 2% को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल अगर हुआ तो ये होगा 2/100 प्लस यहाँ पे देखो 2 × 1/100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1% दिया है। सो 2/100 इज इक्वल टू 4/100। सो जो डेल्टा जी बाई जी आया, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, परसेंटेज आ जाएगा, वो आएगा 4%। सो जो 4% होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। This is a question for important for WBJEE, and in this question it's a very simple question, just formula based. And in this question we are given that two balls are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो बॉल है और दोनों को प्रोजेक्ट किया है एक एंगल थीटा और एक एंगल 90 माइनस थीटा पे टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स इज। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉल है और दोनों बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, एक को हमने प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे और एक को हमने प्रोजेक्ट किया एंगल 90 माइनस थीटा पे। तो दोनों बॉल को जब हमने प्रोजेक्ट किया तो आप देखो कि क्वेश्चन में पूछा है द हॉरिजॉन्टल, मतलब जो थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड इक्वल है। मतलब अगर एक का स्पीड v हुआ तो दूसरे का भी स्पीड v होगा। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मतलब जो आप H1:H2 आप ऐसे बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट आता है उसका एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वो आता है U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आप ये तो H1 अगर हम निकालेंगे तो H1 का वैल्यू आएगा हमारे पास U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्योंकि H1 आप देखो कि एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया और तो यहाँ पे थीटा आएगा, लेकिन H2 को हमने 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया था। तो H2 इज इक्वल टू U² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। और देखो कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इज इक्वल टू U²
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा वो है h1 बाई h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब देखो यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कट जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो ये टेन स्क्वायर थीटा मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। This is a very good question for WBJEE and important, and in this question we are given that इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी बाई सी, वेयर ए हैज़ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ए के पास है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, बी के पास है डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड सी के पास है डायमेंशन ऑफ पावर। द मेजर्ड वैल्यूज आर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो हमारे पास ए है इसके पास मतलब जो ए है इसके पास है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जो बी है ये है डायमेंशन ऑफ फोर्स और जो सी है वो है डायमेंशन ऑफ पावर। द मैक्सिमम सो द मेजर्ड वैल्यूज आर। तो ये मेजर्ड वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि द डायमेंशंस ऑफ एक्स आर, पहले एक्स का डायमेंशन पूछा है तो चलो एक्स का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, आप देखो ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर मतलब एल लेंथ, मीटर पर सेकेंड मतलब एल टी माइनस वन, टी माइनस वन। इसका यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, इंटू बी। बी क्या है एज डायमेंशन ऑफ फोर्स, और फोर्स जो होता है हमारे पास वो होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो m1 l1 t माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया हमारे पास फोर्स। और जो यहाँ पे हमारे पास सी है, सी यहाँ पे बोला गया है कि पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो एम एल टी माइनस टू एज इट इज आएगा, और जो एल टी माइनस वन है वो एज इट, और जो एल टी माइनस वन है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब तो यहाँ पे हम डिराइव भी कर सकते हैं कि सी का डायमेंशन क्या होगा। सी का डायमेंशन है फोर्स इंटू पावर, आपको पता है कि होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो फोर्स होता है हमारे पास के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है हमारे पास इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो ये होता है हमारे पास के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। सो ये होता है हमारे पास एम एल टू टी माइनस थ्री। सो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास एम एल टू टी माइनस थ्री। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखो कि 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको लिख लेते हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू ये है, ठीक है। अब ये ठीक है। सो इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो जैसे ये इसको जो पहले ये था एज इट इज रख लेना। पहले ये क्या था हमारे पास, पहले ये था एल टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर ये पहले था, तो ये एज इट इज रख लेना। और इसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। जैसे कि इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो कि ये जो एल है इससे मतलब एल का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इससे ये एल स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास। और बाकी आप देख सकते हो कि मुझे लगता है कि आंसर में इसका कुछ गलत है, क्योंकि आंसर में इसमें ए, और जो आंसर मेरे पास है उसमें इसमें ए को करेक्ट दे रखा है, लेकिन ए में आप देखो कि ये एम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये एम कैंसिल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये एम नहीं आना चाहिए आंसर में, मतलब ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। मुझे लगता है कि ये गलत होगा,
क्योंकि आप देखो कि ये एम आंसर में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल आंसर दिया है हमारे पास इसमें, इस स्टेप के बाद एम किया गया है आंसर में, सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको रख रहा हूँ। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, चलो उसको चेक कर लेते हैं कि एरर परसेंटेज हम इसका कैसे निकालेंगे। इसका अगर हमें एरर परसेंटेज निकालना होगा तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक्स में कितना परसेंटेज एरर आएगा। अब देखो आप पहले कि ए में कितना आ रहा है स्क्वायर, सो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ए में कितने परसेंटेज एरर रहा है 2%, 2 इंटू 2% प्लस बी, बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है इसका, सो बी, बी का वैल्यू क्या दिया है 3, मतलब 3% प्लस 3% और प्लस सेम फॉर सी, सी आप देखो कि 5% दिया है, सो प्लस 5%, सो ये इसका एरर आ जाएगा। सो 4% प्लस 3% प्लस 5%, so equal to 12%. So option number C will become the correct option. This is a good question for WBJEE, and it's from physics projectile motion. So in this question we are given that a projectile thrown with an initial velocity of 10 meter per second at an angle alpha with the horizontal has a range of 5 meter, taking g is equal to 10 meter per second square and neglecting air resistance, what will be the estimated value of alpha? सो ये इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थ्रो किया और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है एट एन एंगल अल्फा, मतलब जो एंगल है वो है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल हैज ए रेंज ऑफ 5 मीटर एंड टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब एक प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, उसको हमने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड था और उसका एंगल अल्फा था हॉरिजॉन्टल से और उसका रेंज था 5 मीटर, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और एयर रेजिस्टेंस को हम इन्होंने नेग्लेक्ट किया है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अल्फा जो एंगल उस वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो वो एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो ये इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो आप देखो कि इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा कि रेंज का जो फार्मूला आता है हमारे पास, वो रेंज का फार्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू यहाँ पे 10 दिया है, मतलब 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, जी यहाँ पे 10 दिया है तो 10 ले लेंगे और इक्वल टू आर, आर यहाँ पे 5 दिया है, सो 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 टू ज़ा, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया, मतलब ये गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ, जो थीटा है ये अल्फ़ा होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन है तो ये अल्फ़ा होगा। सो साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास 1/2, सो 2 अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, सो अल्फ़ा का वैल्यू है हमारे पास 15 डिग्री। सो अल्फ़ा या तो 15 डिग्री होगा या तो 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री या फिर अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब 15 डिग्री 75 डिग्री दोनों करेक्ट हो गए, मल्टीपल टाइप था। So this is a very good question of WBJ, and it's a very conceptual question from, you can see it's circular motion and it's a very conceptual question, and many students will get it wrong. And in this question we're given that there is a cyclist moving on a circular track of radius 40 meter, completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity is. So in the question we're given that we are given a cyclist. So you can imagine that a cyclist, let it be a cyclist who is moving on a circular track, let it be the circular track of radius 40 meters. So let the radius be here 40 meters. So एक 40 मीटर के रेडियस के अराउंड ये घूम रहा है, कम्प्लीट्स हाफ ए रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। जो हाफ रेवोल्यूशन है मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इसने तय किया 40 सेकेंड्स में, मतलब 40 सेकेंड्स में इसने इतना जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस कवर किया। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, अब आप देखो कि क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ऐड यूज़ मत करना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, स्पीड नहीं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आएगा यहाँ पे। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा ये क्या आएगा, आप देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। अगर ये हुआ रेडियस 40 मीटर, सो ये भी 40 मीटर आएगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल आ जाएगा
80 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा इसका 40 सेकेंड सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. This is a very good question of physics from the concept of error of WBJEE, and it's a very good question. So, very good question means if you know the concept, then you can easily solve it. If you don't know the concept, then you have to watch this video. So, let's see what we have to do in this question. This is a question of error, and this question we are asked to estimate the mean absolute error from the following data. So, we are given a data, and we have to estimate the mean absolute error. So you see, first of all, do one thing, that you are given a data for mean absolute error. You are given this data. First of all, take out the mean of the data. So for taking out the mean of this data, let this be the mean of the data. So if it is the data, then the mean of the data will be 20.17 plus 21.23 plus 20.79 plus 22.07 plus 21.78 divided by total number. How many are present here? 1 2 3 4 5. So we can see that 5 number are present here, so we have divided it by 5, and when we solve this operation, then we get 21.21 as our resultant mean of this. So the value of an sums up to be 21.21, that is the average of all these numbers. Now do one thing, that for delta a1, delta a2, delta a3, these are the main, delta a4, delta a5. So, and take mod of this mod, because we are calculating the error. So as we are calculating the error, then it can be positive error and negative error. So we are just taking the positive error for the sake of convenience. So we have to put the modular sign here so that we can get only the positive value. So delta a1 is the difference from the mean value to the value of a1. So it will be 21.21 minus 20.17. Similarly, it will be 21.21 minus 21.23. So it will keep on continuing like this. So like it will become 1.04, it will become 0.02. Similarly, it will become 0.42, 0.86, 0.57. So it will keep on going like this, because we have to just subtract 20, we have to just subtract these numbers respectively from the value of 21.21. So the final mean that becomes an, it becomes the final mean, that is a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5, a1 a2 a3 a4 and a5. Average, take it like this and divide it by 5, and when we are dividing it by 5, we are just dividing the total number, that is, you can see here, 1.04, 1.04 plus 0.02, 0.02 plus 0.42, 0.42 plus 0.86 plus 0.57 plus 0.57 divided by the total number, that is 1 2 3 4 5. So divided by 5, it comes out to be 0.58. So 0.58, that is option number B will be our final option. In this question, we are given that a fighter plane flying horizontally with a speed 360 km per hour at an altitude of 500 meter drops a bomb for a target. Straight ahead of it on the ground, the bomb should be dropped at what approximate distance ahead of the target? Assume that acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Also neglect air drag. So in this question, we are given that we have a fighter plane and the plane is flying horizontally. So let it be a plane, let it be a fighter plane. So let it be a plane. The plane is flying horizontally with a speed 360 km per hour, that is 360 into 5 by 18 meter per second. So if we do it, then it becomes 1825 to 100 meter per second. So horizontally it is flying with 100 meter per second, and given that at an altitude of 500 meters, so altitude is 500 meter here given, drops a bomb for a target straight ahead of it on the ground, drops a bomb for a target, it drops a bomb from the plane for a target, straight ahead of it on the ground. The bomb should be dropped at what approximate distance ahead of the target? We need to find the approximate distance
from the target at which the bomb must be dropped so that the bomb should be okay. Assume that acceleration due to gravity, so a is minus 10 meter per second square, that is the value of acceleration due to gravity is given us as 10 meter per second square, and the distance it has to cover is minus 500 meters, so let it be like it. So we know the value, we know the formula of time, so even we can calculate. So you can see that when we see it about just y-axis, when we see it falling vertically, then initially it was dropped from the plane, so its u becomes 0. When you talk about the vertical motion, its s means that is the total distance it has to cover is 500 meter, and acceleration due to gravity, that is the acceleration is 10 meter per second square. So from this we can get the value of time. So s is 500 is equal to u into t, 0 into t, that is 0, plus half into a into t square. So 2 5s are 10, so t is equal to 10, so t becomes here 10 seconds. 10 seconds. So from it we get the value of t is 10 seconds, because see 5 will cancel it with 100, I mean 500 is 500, so it becomes 10. So time here becomes 10 seconds. And now see one thing, that if it falls directly, that is the vertical motion, if it completely follows vertical motion, then it will take 10 seconds. So we need to, you can imagine it as a projectile motion that is happening from a height, that has not started from the ground, but it's happening from a height. You can imagine it like this, projectile motion from a height. So we have got the time period, and so now it probably we need to calculate the range for this motion. Range here it's like x. So for it you can see that, we know that, you see, when the bomb will fly like this, as we release the bomb from the aeroplane, then it will fly in this manner, and it will drop on him. So you can see it has a horizontal component and a vertical component, but there is no other force that can affect its horizontal component. And even here you can see that we have to neglect the air drag, so there is no horizontal force that can cancel out or that can affect its horizontal motion, and the gravity is affecting its vertical motion. So from this phase what we can do is, we know distance, here the distance we have taken as x, distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed here is given is 100 meter per second. 100 into time is here 10 seconds, so the distance here becomes 1000 meter, that is 1 kilometer, or 1000 meter. Okay, so option number a given us 1000 meters, so it becomes the correct option. So we have got another question that for WBJ that is based on logic, and you have to solve it using logic, and you have to solve it carefully, and it's important, obviously important for WBJE. So in this question we are given that it is found that a plus b, that is in mod, is equal to a mod a वेक्टर, उसका मॉड है हमारे पास. दिस नेसेसरी इम्प्लाइज दैट ये क्या इम्प्लाई करता है. सो ए प्लस बी को अगर हम लिखते हैं तो ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका अगर मॉड निकालना है तो इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास. तो हमने दोनों साइड का जो मॉड है ये हमने निकाल लिया. सो दोनों साइड का मॉड निकालने के बाद, तो दोनों साइड आप बोल सकते हो कि हमने स्क्वायर कर दिया. तो ये करने के बाद जो हमें करना होगा वो है कि, अब देखो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो. बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो. So from here we can do one thing, that take out the value of cos theta, that is b square is equal to minus 2ab cos theta.
implies we can write that if we cut this b with this square, then it becomes b minus b by 2a minus b by 2a is equal to cos theta. So the value of cos theta here becomes minus b by 2a. And you see that, see this carefully, that you see here we are given a and it has modulus, here we are given b and it has modulus, and 2 is a positive number. So modulus by modulus, modulus will always be positive. Modulus positive and 2 is positive, so this total equation value becomes positive, but we are given a minus outside, so it definitely implies that this total value, that is minus b by 2a, this total value will be less than equal to 0, because see, we are given already here minus and both are taken as mod. So if it's positive and if it's negative, then the total must be negative, so it is less than equal to 0. So if cos theta is less than 0, then obviously AB cos theta will be less than 0. I mean AB cos theta, because cos theta is less than 0, mod of A is greater than 0, mod of B is greater than 0, and the total must be so less than 0. So AB cos theta must be less than 0, and that is, and we know that what is AB cos theta, that is A dot B. A dot B will be always less than equal to 0, so the option number D, it will become our correct option.